स्टेट्स क्लास के नाम से जो व्हाट्सएप है, ये आप ही हाँ, का है? नहीं नहीं, वो हमारे टीम वाले लोग चलाते हैं। हाँ, मतलब ओके सर। वो जो हमारे टीम में लोग हैं ना, शिवा है, उनके पास है। तो ठीक है, ये हमने कल किया था, तो आगे स्टार्ट करते हैं। 23 है ना, ये 22 नंबर क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था। तो ये जो कह रहा है 22 कि सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ suppose that the probability of a diagnostic test detecting the presence of infection is 0.9, okay, 90% for a diabetic individual and 0.8 for a non diabetic individual. अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो डिटेक्ट कर लेगा इन्फेक्शन को 90% अगर डायबिटिक है, 80% अगर डायबिटिक नहीं है। ओके, सर मेरा आंसर 17/24 आया है इसमें। तो इसमें मैच कर रहा है। नहीं सर। अच्छा, तो ओके, अच्छा कर रहे हैं, पहले सॉल्व कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपको कि आपको आता है कि नहीं आता। एग्जाम में तो खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एन इंडिविजुअल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट हुआ फ्रॉम पॉपुलेशन। सो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ, तो ये रेशियो ऑफ प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, what should be the ratio of proportion of diabetic to non-diabetic individual in the population so that the probability of selected individual being diabetic given that the above diagnosis test produces a negative result is same as that of the individual being non-diabetic given that the test produces a positive result. अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, ये एक नया वर्ड है ना। आपको निकालना है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। सो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, हालांकि ये सैम्पलिंग में आता है एक वर्ड, है ना। सो ये निकालना है क्या प्रोपोर्शन है, किसका चाहिए प्रोपोर्शन, डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक। ठीक है ना, तो हम देखते हैं। तो जैसे E1 ले लेते हैं डायबिटिक एंड E2 ले लेते हैं नॉन डायबिटिक। ठीक है, ये है, तो E1 इज दिस, E2 इज दिस। So now अब हमें क्या बता रखा है समझिए कि ए इवेंट लेते हैं, selected individual being diabetic given that the above diagnostic test is produce negative result, or the individual being non diabetic given that the test produces a positive result. Okay, मान लो मैं इसको ले लूँ अभी नेगेटिव रिजल्ट। चलो, तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले ये बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल बीइंग डायबिटिक, मतलब E1 गिवन, है ना, टेस्ट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट, ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉन डायबिटिक E2 गिवन टेस्ट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ E1 E2 को भी आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, अगर मालूम ये E है क्योंकि ये तो पार्टीशन है। सपोज दिस इज E, देन दिस इज E कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है इनडायरेक्टली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट गिवन A कॉम्प्लीमेंट, ऐसा है। तो आपसे पूछ रहा है ये, है ना। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये है।
और हमें क्या गिवन है, ये 0.8 0.9 क्या है, जरा इसको समझिए। तो हालांकि ये बेस थ्योरम से ओपन हो जाएगा, है ना, वो जो है। तो है ना, ये पूछ रहा आपसे, तो वो सर ये E1 E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी? 1 मिनट, हाँ जी मैम। हाँ हाँ, क्या पूछा था श्रीकांत, बताइए। सर ये E1 E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी? E1 E2 की प्रोबेबिलिटी वन बाई मतलब टू या तो वो डायबिटिक है या नहीं है। ना ना, ऐसे कैसे आप अज्यूम कर लेंगे? अभी तो बताया नहीं है ना, यही तो पूछा है आपसे। अगर 1/2 हुआ तो रेशियो प्रोपोर्शन 1 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है ऐसा कि डायबिटिक होगा या नहीं होगा वो इक्वली लाइकली है? ऐसा तो नहीं लिखा है। जब तक ओके। वैसा नहीं, ऐसे कैसे अज्यूम करेंगे हम? मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, वही तो निकालना है आपको, उसका ही रेशियो निकालना है, ठीक है ना। क्या रेशियो डायबिटिक इज टू नॉन डायबिटिक निकालना है आपको, ये आपको फाइंड करना सर है। तो फिर x और 1 - x लगा के बेस थ्योरम लगा देंगे। हाँ लगाइए, बेस थ्योरम लगाइए, 1/(-x) करके खोलिए उसको, बेस थ्योरम से खोलिए, क्या आएगा? बताइए। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए समझिए क्या है। तो ये 0.9 क्या है? 0.9 जो है कि, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, डिटेक्ट कर रहा है, 0.9 है अगर डायबिटिक इंडिविजुअल है ना। तो टेस्ट मतलब ये पता है क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, जैसे नेगेटिव रिजल्ट का मतलब नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इज 0.9 फॉर डायबिटिक इंडिविजुअल, गिवन है कि डायबिटिक है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने यहाँ नेगेटिव वर्ड ले रखा है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट, है ना। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1 0.9 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, है ना। तो जो ए गिवन E2 है, E2 आपका क्या है, E2 है नॉन डायबिटिक, एंड ए है आपके पास नेगेटिव रिजल्ट, है ना। सो नॉन डायबिटिक है, तो स्टिल उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा नॉन डायबिटिक में, अच्छा डिटेक्ट करेगा ना। सो नॉन डायबिटिक को डिटेक्ट करेगा, है ना, क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेक्शन, डायबिटिक है तो 90% चांस है, डायबिटिक नहीं है तब भी डिटेक्ट कर लेगा, तो मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका 0.8 है, ये डेटा एक्चुअली गिवन है, समझिए। ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन, बस हो जाएगा, इससे अब आ जाएगा। अब आप इसको अप्लाई कीजिए, तो मैं अगर अगले पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए।
देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अब आप इसका ज़रा खोलिए, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको खोलिए आप। तो बेस थ्योरम लगाइए ना, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बेस थ्योरम लगाएंगे तो हमें बता रखा है इक्वल, है ना। तो इसमें अगर आप बेस थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। ये आपका ऐसा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे लगाइए इसको दूसरे वाले पार्ट में, है ना। तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, अच्छा एक साथ ही आएगा फिर, ठीक है। तो अभी क्या है, इक्वल किसके करेंगे, इसको पुट कीजिए, इस पे बेस से हम लगाइए E2, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E2 अपॉन वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1 प्लस, है ना, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E2। यहाँ मैं लगा रहा हूँ बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सारे डेटा आपके पास है, देखिए जो जो गिवन है पुट कीजिए ज़रा उसको। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, जैसे वहाँ गिवन है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1, तो ये वाला पार्ट है ना। तो E1 E2 नहीं पता है, तो मान लेते हैं E1 की प्रोबेबिलिटी P है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्मॉल p, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 माइनस p आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे E1 है P इंटू ए गिवन E1 कितना है, ध्यान से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन 0.9 है, तो ए गिवन E1 होगा 0.1 अपॉन ऐसे ही P इंटू 0.1 E2 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। अब ए गिवन E2, तो ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E2 है 0.8, तो ए गिवन E2 कितना होगा 0.2, 1 माइनस, ठीक है ना। यहाँ से E2 अभी पता नहीं, तो 1 माइनस पी, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E2 तो ये 0.8 अपॉन फिर से E1 का मतलब है P, और ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1 तो ये है 0.9 प्लस E2, तो E2 आपको है 1 माइनस पी एंड ये 0.8। जरा इसको सॉल्व करके P निकाल सकते हैं, निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके P निकालिए कितना आएगा, तो यहाँ से पॉइंट तो हटा भी सकते हैं हम लोग, है ना। 0.1 से काटेंगे तो 0.1 है ना, और ये 2 टाइम में कटेगा, सो P अपॉन P प्लस 2 माइनस 2P यही रहेगा, बराबर। वहाँ से हम पॉइंट अगर हटाएंगे तो जैसे इसको 8 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं बस, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया लाइक, सो 8 इंटू 1 माइनस पी, ये 9P, यहाँ से 8 माइनस 8P, सो कितना आ गया ये P अपॉन 2 माइनस पी बराबर 8 माइनस 8P अपॉन P प्लस 8, ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो निकालिए यहाँ से P कितना आएगा, तो 8 इंटू 1 माइनस पी है ना। तो यहाँ से आगे P इंटू पी प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8P, यही आएगा 8 इंटू 1 माइनस पी, है ना, 8 इंटू 1 माइनस पी इंटू 2 माइनस पी, सो मल्टीप्लाई करके P निकालिए, तो फाइनली ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 8P 8 टाइम, तो वहाँ P स्क्वायर माइनस 3P प्लस 2 आ जाएगा ना, ये है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो P स्क्वायर प्लस 8P बराबर 8P स्क्वायर माइनस 24P प्लस 16, सो दिस विल लीड टू, सबको एक साइड ले आइए, 7P स्क्वायर से आ जाएगा 24, है ना, माइनस 32P 32P प्लस 16, है ना।
तो बताइए, अब ये है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी? b² माइनस 4ac, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? अच्छा, तो एक p है, हमें 1 माइनस p चाहिए ना। देखिए सिंप्लीफाई करें कुछ आएगा। सो 32² माइनस 4 × 7 × 16, यही है, अपॉन 14। हमें p अपॉन 1 माइनस p निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है, p अपॉन 1 माइनस p, ये फाइंड करना है। सो कितना आएगा? प्लस माइनस है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आता है। ऊपर से 32 तो कॉमन लिया जा सकता है ना, 32² है तो 32 कॉमन लिया जा सकता है, या 16 × 4 भी कॉमन लिया जा सकता है ना। 16 × 4 मतलब 2 × 4, तो बचेगा क्या? 8/14। फाइनल, हाँ, मतलब p की वैल्यू 8/, 14। एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, है ना। अब हम तो ये, पॉजिटिव लेंगे ना। तो 1 माइनस p कितना हो गया? सो p अपॉन 1 माइनस p आपका कितना आ गया, ऐसा। तो 4:3 इज द आंसर, पहला ऑप्शन, यस सर, ये करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ से पहला ऑप्शन करेक्ट है, 4:3 इज द आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, जो थोड़े सिंप्लीफाई कर, मे भी और शॉर्टकट लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। तो कोई और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखेंगे तो शॉर्टकट लगा के कर सकते हैं उस तरह से। तो जरूरी नहीं पूरा निकालना पड़े, है ना, वैल्यू सर पुट वो करें। क्वेश्चन में ये जो डायबिटिक और ये जो नंबर, मतलब इन लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया हाँ है। बनाया है ना, दो केसेस, E1 E2 और ए, और ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। E1 था डायबिटिक है, E2 डायबिटिक नहीं है। ए मतलब टेस्ट बता रहा है नेगेटिव है, ए कॉम्प्लीमेंट टेस्ट बता रहा है पॉजिटिव है, तो इस तरह से ले लिया, अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 24। सो 24 कह रहा है कि consider independent random sample x1 x2 xm y1 y2 yn from normal mu1 सिग्मा स्क्वायर एंड mu2 सिग्मा स्क्वायर, है ना। सो मतलब दो अलग अलग सैंपल है आपके पास, और मीन mu1 mu2 है, बाकी वेरिएंस इक्वल है, ठीक है। अब टेस्ट कर रहा है mu1 इज इक्वल टू mu2 अगेंस्ट mu1 नॉट इक्वल टू mu2 एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तो यहाँ पे तो आपको देखना होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ बनेगा, द टू क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, द टू सैम्पल टी स्टैटिस्टिक्स yields more power than the ANOVA statistics for any non-zero value of mu1 minus mu2 and for any mn. The two sample t statistics, ये कह रहा है कि the two sample t statistics and the ANOVA statistics yields the same power of any non-zero value of mu1 minus mu2 and for any mn. The two sample t-test statistics yields less power than ANOVA statistics for any non-zero value of mu1 minus mu2 and this, and the two sample t-test statistics and this will yields. ओके, तो यहाँ पे मेनली कंपैरिजन है कि आपको देखना है टी स्टैटिस्टिक्स क्या था। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं टी स्टैटिस्टिक्स बनाऊंगा तो वो ये कुछ आता है इस तरह से कि, देखिए तो इसमें जो है तो एनोवा वे में भी जा सकते हैं, एंड मतलब ये जस्ट रिजल्ट है मुझे लग रहा है ना। इसमें अगर जैसे हम लोग mu1 माइनस mu2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालते थे ना, तो वैसे ही बनेगा यहाँ पे। यहाँ जो क्रिटिकल रीजन आएगा ये टू साइड क्रिटिकल रीजन है ना, तो ये ऐसा होगा। अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए अभी के लिए या कुछ वैसा, क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस mu1 माइनस mu2 अपॉन यहाँ सिग्मा क्या है, अननोन है नोन है,
लिखा नहीं है ना। सो सिग्मा स्क्वायर क्या मानेंगे, कुछ नहीं दिया तो अननोन ही लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो अगर अननोन है और इक्वल है तो यहाँ पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज होगा। तो आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये एन स्क्वायर प्लस 1/m², पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज होगा यहाँ पे। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी एम प्लस एन माइनस 2 आएगा, जहाँ पे जो एस है ना, वेयर ये जो कैपिटल एस स्क्वायर, इसको पुल्ड सैंपल वेरिएंस बोलते हैं। n1 - 1, तो n1 की जगह यहाँ पे m है। सो m-1 s1² n-1 s2² अपॉन m प्लस n-2। इसको बोलते हैं पुल्ड सैंपल वेरिएंस। पुल्ड क्यों लेते हैं, अब मान लो इसका नाम अभी के लिए मैं कुछ रख दूं, तो जो क्रिटिकल रीजन बन के आएगा ना यहाँ पे, कुछ इस तरह से बनेगा। अंडर h0 μ1 = μ2 है ना। तो ये μ1 - μ2 0 हो जाएगा। अंडर h0 अगर बात करेंगे, हाँ, तो 0 हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल रीजन बन के आएगी अंडर h0, तो ये मान लो इसका नाम अगर है ना, तो ये आएगा मॉड x बार माइनस वाई बार अपॉन दिस, है ना, रूट अंडर, या है ना, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल x बार माइनस वाई बार लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू सम k। ऐसा कुछ क्रिटिकल रीजन होगा इसका। ये 2 सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें मोर पावरफुल क्या होगा, तो मतलब ये जो है ना, कहीं इस तरह के मैं ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाना चाह रहा हूँ, μ1 μ2 अगर वैसा है टेस्ट थोड़ा ना, μ1 = μ2 है या वैसा है। सो अंडर h0 तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह क्रिटिकल रीजन आएगा, रिजेक्ट h0 इफ दिस हैपेंस। तो इसका पावर ज़्यादा होगा या एनोवा टेस्ट का पावर ज़्यादा होगा, ये डिसाइड करना है, विच विल हैव मोर पावर। तो एनोवा का आइडिया है आपको। तो नो सर, बिल्कुल भी नहीं। एनोवा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, पूरा नाम एनोवा का है। तो इसका थोड़ा सा एनोवा आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, तो ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, या है ना। तो इसमें जो है इनोवा टेस्ट जो आएगा वो एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलता है ना। इनोवा से जो आता है, इनोवा टेबल आपने कभी देखा है, तो इनोवा में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है ना, इनोवा में आप देखेंगे, अगर इनोवा टेबल जरा थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रहता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, है ना। अगर आप वैसे देखेंगे, कहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे ना। सो जब इनोवा टेबल अगर आप देखेंगे किसी चीज़ के लिए, सो सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड देन रहता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड देन आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो आता है एफ स्टैटिस्टिक्स होता है। तो यहाँ कहना चाह रहा है ये जो एनोवा है ना, ये एफ स्टैटिस्टिक्स हुआ, और यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स हुआ, जो हमने डिराइव किया वो टी स्टैटिस्टिक्स है, और ये एफ स्टैटिस्टिक्स है। तो बोलता है एफ टेस्ट, मतलब अभी आप समझ सकते हैं ये एफ टेस्ट टाइप का है। तो टी टेस्ट वर्सेस एफ टेस्ट का क्वेश्चन है ये। तो एफ कब बनेगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से है कि टी टेस्ट वर्सेस एफ टेस्ट में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा पूछना चाह रहा है।
तो ये एक रिजल्ट है कि ये कहता है कि व्हेन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन, है ना, ये देखो कुछ एक आर्टिकल है तो इसमें ये कह रहा है कि द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टेस्टिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मीन्स यूजिंग आइदर ऑफ टू सैम्पल टी टेस्ट or ANOVA statistics, given that the both tests are designed to compare means under the assumption of normality and equal variances. ठीक है, तो कहना चाह रहा था अंडरस्टैंडिंग था ना, तो ये कह रहा है कि टू सैम्पल टी टेस्ट डायरेक्टली कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैम्पल विथ पोटेंशियली इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस. ANOVA F test is generalization that compares variances between groups but reduces to two sample t test when only two groups are considered. अच्छा, तो कहना चाह रहा है कि जब दो सैंपल को आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जो अनोवा टेस्ट है, अनोवा स्टैटिस्टिक्स है, वो वापस टी स्टैटिस्टिक्स ही बन जाएगा. ठीक है, तो ये टू सैंपल, सिर्फ यहाँ दो सैंपल, एक एक्स सैंपल वाई सैंपल है, सो दे विल अल्टीमेटली दे विल गिव यू द सेम रिजल्ट. तो ये कहना चाह रहा है कि व्हेन कंपेयरिंग ओनली टू ग्रुप्स, द सैंपल्स फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन, the ANOVA F test and the two sample T test are mathematically equivalent. टू सैंपल के लिए वो इक्विवेलेंट है. ठीक है ना, एंड एफ स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो टी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है. ये कहता है कि जो टी स्टैटिस्टिक्स आएगा, मान लो टी है, और एफ स्टैटिस्टिक्स टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, मीनिंग बोथ यील्ड्स द सेम पावर. सो दिस इज इक्विवेलेंट फॉर एनी सैंपल. अगर मोर देन टू ग्रुप्स है देन ANOVA वुड हैव डिफरेंट पावर देन द, अच्छा डिफरेंट पावर है ना. सो यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि दोनों का पावर सेम होगा. तो जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है ना बी ऑप्शन, सिर्फ टू सैंपल टेस्ट है, तो इसमें एफ जो ANOVA स्टैटिस्टिक्स एंड टी स्टैटिस्टिक्स विल यील्ड द सेम रिजल्ट. तो टू सैंपल टी टेस्ट एंड द ANOVA टेस्ट यील्ड्स द सेम पावर फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ दिस एंड फॉर एनी MN. ये सही है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक सिंपल आप थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. तो ANOVA स्टैटिस्टिक्स और ये दोनों सेम ही आंसर देगा बिकॉज ऑफ टू सैंपल. अगर मोर देन टू सैंपल होता तो जरूरी नहीं है सेम आंसर देता. ठीक है, तो टू के लिए सेम आएगा ये. नेक्स्ट पे आते हैं. सो नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कंपेयर बिटवीन टी ट्रीटमेंट. एक्चुअली ये सब टॉपिक्स ना उसके हैं, सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो सिलेबस के बॉटम में आप देखेंगे ISIM स्टैट्स का जो सिलेबस है, लास्ट पैराग्राफ. हाँ, तो लास्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, तो उससे रिलेटेड है. देखिए, in order to compare between T treatments, जो कि more than equal to है, one carries out T replications of an experiment using a randomized block design with T blocks. Okay, तो randomized block design में क्या होता है कि जो ANOVA टेबल बनाते हैं तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस होता है, एक तो ट्रीटमेंट, एक ब्लॉक, एक एरर, और यहाँ आएगा टोटल. तो ट्रीटमेंट कितने हैं टी, तो यहाँ आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब लिखेंगे ट्रीटमेंट टी है तो T-1, और कितने ब्लॉक्स हैं, टी रेप्लिकेशंस हैं, है ना. तो रेप्लिकेशन मतलब ब्लॉक्स, मतलब डेटा को आप समझिए ऐसा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स रो है, देयर आर टी रोज एंड ब्लॉक्स कॉलम है, देयर आर टी कॉलम्स. तो आपके पास टी रोज एंड टी कॉलम्स, जो कॉलम्स हैं वो ब्लॉक्स हैं. सो टोटल कितने कॉलम्स हैं टी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जस्ट एक कम होता है. ठीक है ना, ये हो जाएगा. टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए आपके पास यहाँ पे. So the error degree of freedom, मुझे पूछ क्या रहा है, this the error degree of freedom for testing the equality of treatment effect in such, ये तो आसान क्वेश्चन है. बताओ जी यहाँ पे क्या आएगा. सो टोटल आपके पास कितने वो हैं, टी ट्रीटमेंट्स हैं, वन कैरीज आउट टी रिप्लीकेशंस. तो टी इंटू टी इस टेबल में कितने डेटा हो गया टोटल आपके पास, टी रोज हैं, टी कॉलम्स हैं, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, टी इंटू टी, टी स्क्वायर. सो टोटल टी स्क्वायर आपके पास डेटा है. ठीक है, सो यहाँ पे टोटल टी स्क्वायर द डिग्री ऑफ फ्रीडम टी स्क्वायर -1 होगा. अब होता क्या है, दिस प्लस दिस, मतलब जैसे आप गूगल करेंगे ANOVA टेबल क्या होता है, थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इजी है. सो ये मैं बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं ANOVA टेबल जो मैं बना रहा हूँ. ठीक है, किसके लिए ANOVA टेबल, RBD डिजाइन के लिए, है ना, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के लिए. तो यहाँ पे क्या है, तो ये टी स्क्वायर -1. अब बताइए यहाँ पे मान लो ये के है, तो ऐसा के क्या रखेंगे, तीनों ऐड करके ये आ जाए. तो अब बताइए के की जगह क्या रखना पड़ेगा ताकि ये तीनों को ऐड करके ये आ जाए. समझ ना, मैं कह रहा हूँ ये T-1 है, ये भी T-1 है, ये टी स्क्वायर -1 है. तो ये के क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे, के क्या होना चाहिए. तो कहते हैं यहाँ पे ना, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, T-1 है तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हुए, एक तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे. ये RBD की बात कर रहा है ना, तो एक मिनट,
आरबीडी आप देखिए क्या होता है यहाँ पे जो बोल रहा है, ऑर्डर टू कंपेयर बिटवीन टी ट्रीटमेंट्स हैं टोटल, वन कैरीज आउट टी एप्लीकेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन विथ टी ब्लॉक्स। अच्छा टी ब्लॉक्स है। द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट टेस्टिंग द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट इन सच अ डिजाइन इज। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। सो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आना चाहिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास t+1, दूसरा आई थिंक मुझे बी टाइप का लग रहा है ना, बी कुछ ऐसा होगा 4t होता था ना, हाँ आरबीडी में यही होता है। सो एक मिनट इसका मैं टेबल देखता हूँ। तो यहाँ क्या फर्स्ट ऑप्शन दोनों लीनियर है और बाकी दोनों क्यूबिक है। तो इसमें क्या है कि टी रेप्लिकेशंस है और टी ब्लॉक भी है। अच्छा तो मतलब टी रेप्लिकेशंस एंड टी ब्लॉक भी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टी क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, है ना। टी ट्रीटमेंट है, टी रेप्लिकेशन एंड टी ब्लॉक्स भी है। ओके तो जनरली क्या होता है, जो एनोवा टेबल में बना रहा था यहाँ पे एक्चुअली क्यूबिक में ये है कि, अच्छा एक मिनट। तो जैसा आप एनोवा टेबल देखिए आपको समझ आएगा, जैसा आप है ना चाहे तो बुक में बुक खोल सकते हैं, कोई आरबीडी डिजाइन देख सकते हैं ये क्या होता है, नहीं तो जस्ट गूगल करेंगे कि ये रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखिए तो समझ आएगा। तो यहाँ पे मेनली जो समझ आ रहा है कि टोटल टी ट्रीटमेंट है, टी रेप्लिकेशंस हैं एंड टोटल टी ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे जो कंसीडर किया जाएगा ना, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन मैं कह रहा था, एक तो ट्रीटमेंट, रेप्लिकेशंस एंड यहाँ पे ब्लॉक्स, अगर ऐसा लेता हूँ मैं तो क्या आएगा, या यहाँ मुझे अगर रेप्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट T-1 ब्लॉक T-1 टोटल, ये T × T × 2, यहाँ TQ-1 होगा इसका मतलब। तो ट्रीटमेंट ब्लॉक्स और यहाँ आएगा एरर, ठीक है ना, एरर ले लेंगे बाकी। तो ये क्या आएगा, क्या आप ये निकाल सकते हैं, TQ-1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो 2T-2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा T³ -1 -2T + 2, तो मतलब ये अगर T2 - 2T 2 - 1 तो +1 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें जरा क्या आएगा, जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा T³ - T, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो फाइनली टी क्यूब ये कट जाएगा, माइनस 2t प्लस 1। ओ फाइन, आ गया, यही है ना। सो दिस इज आंसर एक्चुअली। सो ये सही है। तो इससे हुआ क्या, देखिए अब मुझे समझ आया कि इसमें करना क्या था। सो एक्चुअली जो आप रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन कर एनोवा टेबल देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आप गूगल करके देखिए, आप बुक में देखिए, तो मेनली जो क्या होता है कि शुरू में जो कंसिडर कर रहा था ठीक है, सोर्स ऑफ वेरिएशन जो उसमें आता है वही ट्रीटमेंट ब्लॉक्स, ठीक है, एरर एंड टोटल, जो शुरू में लिख रहा था वो ठीक था, बस यहाँ पे वो करना था ना। तो टोटल ट्रीटमेंट कितने थे, टी ट्रीटमेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टी माइनस 1 होगा, ब्लॉक्स कितने हैं, टी है तो टी माइनस 1 होगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। और यहाँ एक्चुअली क्या होगा ना, रेप्लिकेशन, उसमें कोई सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं होता है, एनोवा टेबल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग टेबल देखेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि टी ट्रीटमेंट है, टी रेप्लिकेशंस है और टी ब्लॉक्स है। तो टोटल जो ऑब्जर्वेशन यहाँ कंसीडर किया जाएगा वो टी क्यूब कंसीडर किया जाएगा, टी ड्यू टू, है ना, ट्रीटमेंट्स ड्यू टू रेप्लिकेशंस एंड ड्यू टू ब्लॉक्स। तो ये टी क्यूब टोटल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होगा, है ना, यहाँ आप याद रख सकते, जस्ट 1 लेस होगा। उसकी वजह ये होती है कि समेसन उसका 0 होता है इस वजह से। तो अब इसमें ऐसा क्या यहाँ पे रखेंगे, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो ये के है, सो मुझे यही के निकालना है, तो ऐसा होगा इन तीनों का सम इसके इक्वल हो जाए। तो के क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके इसके इक्वल करना है, तो के क्या आ जाएगा, तो वही टी क्यू माइनस 1 माइनस इन दोनों का सम 2t माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको जब खोलेंगे आप, सो टी क्यूब माइनस 2t एंड यहाँ आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये यही ऑप्शन है, इसको अगर खोलेंगे ना, अब इसको खोला था मैंने, तो ये वही आएगा टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाकी अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मेन आपको जानने की जरूरत है कि आरबीडी होता क्या है और आरबीडी का एनोवा टेबल क्या है, उससे आंसर आ जाएगा। तो जस्ट थोड़ा आरबीडी के बारे में पढ़ेंगे, हो जाएगा, इसके एनोवा टेबल के बारे में। 26 क्या कह रहा है देखिए, तो सर ये अनोवा वाला मैं छोड़ने की सोच रहा था। छोड़ सकते हो, बड़ी आसान है एनोवा टेबल ना, हाँ जस्ट आप, सर, जैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे बेस थ्योरम वगैरह अपन को आता है मुझे, और फिर मैं आके भी गलत कर रहा हूँ, समझ रहे हो। पर ये हाँ वाला ऐसा लग रहा है कि अगर पढ़ लिया तो ये गलत नहीं होगा, इसमें नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं करना। वो तो थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आएगा पढ़ने के बाद ना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो एनोवा और सैम्पलिंग वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली ही आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उस तरह से है। तो लेकिन ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता है एक बार जस्ट आप गो थ्रू हो सकते हैं, एग्जाम में छोड़ना हो छोड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बिल्कुल ना पढ़ने में थोड़ा क्या है, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आ गया तो फिर वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ा है तो, डेफिनेशन बेस्ड। जैसे ये सब एनोवा जो ना जैम में है ना गेट में है, तो मैंने भी पढ़ाया नहीं है कभी, लेकिन अभी जैसे आ रहा है तो थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, फिर समझ आ रहा है अच्छा ऐसे होगा, इस तरह से है। तो ये सब मेरे लिए भी क्योंकि नया है, मैं भूल जाते हैं, जो चीज़ प्रैक्टिस में है वो याद रहती है, नहीं प्रैक्टिस में भूल जाते हैं, वैसा है। तो अभी सीयूईटी में जस्ट मैंने भी पढ़ाया था, सीयूईटी का अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे ऐप पे होगा, तो उसमें लास्ट में अभी कराया था थोड़ा सा, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं। एक लेक्चर में ही पूरा करा दिया था, एक या 2 लेक्चर में पूरा करा दिया था, तो वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो खुद से सर भी। इसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पर जो वर्ड्स होते हैं ना वो ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लॉट करते हैं कि हाँ, क्वेश्चन आपको समझ ही ना आए। तो स्किप भी कर सकते हैं अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे कहूँगा अगर ट्राई करके देख लीजिए एक अगर, बार गो थ्रू कर लेंगे सर, हाँ है ना। बस मतलब ओवरऑल आइडिया रहेगा कि डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट क्या होता है, इनोवा टेबल क्या, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो इजी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, मुश्किल है छोड़ सकते हैं, ये है। ठीक है सर। देखिए इसको देखते हैं, एक्स आई बी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइसन लैम्बडा आई। अच्छा, तो यहाँ जो एक्स आई है ये पॉइसन लैम्बडा आई है, ठीक है। सो ये आई लैम्बडा वही चीज़ है, x1 लैम्बडा 1 वन ना, तो 1 लैम्बडा x1 2 लैम्बडा x2 एंड सो ऑन। सो पूछ रहा है कि तो क्या पूछ, एम एल ई ऑफ लैम्बडा के, तो आसान है ना, आप यहाँ अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो ये वैसा होगा, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, है ना, एफ ऑफ xn। तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, मतलब अगर चलो ऐसा लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स आई, एक्स मतलब पीएमएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स एफ एक्स आई, यहाँ पीएमएफ को मैं यही नोटेशन एफ एक्स आई लिख रहा हूँ, तो ई की पावर माइनस लैम्बडा आई, लैम्बडा इंटू आई, आई लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ऐसा समझ सकते हैं, ये एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल ऐसा है ये। जैसे इसका लिखता मैं तो लैम्बडा 1 मतलब 1 लैम्बडा एंड है ना, तो आई लैम्बडा हो जाएगा, तो ये आएगा प्रोडक्ट। सो क्या होगा, ई की पावर माइनस आई लैम्बडा, है ना, आई फ्रॉम 1 to n होगा,
आई लैम्डा की पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल। अब क्या करना होता है आपको, आप लॉग ले सकते हैं इसका, है ना। एमएलई तो निकालना आता होगा, तो यहाँ से आ जाएगा, जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ई की पावर माइनस लैम्डा प्लस में ई की पावर, है ना, इंटू ई की पावर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि आई है ना, एक बार आई 1 होगा, एक बार आई 2 होगा, तो बस पावर ऐड होगा, तो 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस में लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 थे, एन इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, पावर में रहेगा। और वहाँ से 1 लैम्डा की पावर x1, 2 लैम्डा की पावर x2, तो वैसा रहेगा, ठीक है। 3 लैम्डा की पावर x3, एंड वैसे चलता जा रहा है। सो 1 लैम्डा की पावर x1, 2 लैम्डा की पावर x2, 3 लैम्डा की पावर x3, 4 लैम्डा की पावर x4, वैसा है। तो होगा क्या, 1 की पावर x1, 2 की पावर x2, 3 की पावर x3, तो वो तो अलग रहेगा। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ आई की पावर एक्स आई ये अलग रहेगा। अच्छा, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 की पावर दिस, 2 की पावर दिस, है ना, तो आई एक्स आई ऐसा लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ आई की पावर एक्स आई, इस पे प्रोडक्ट है, क्योंकि 1 की पावर x1 इस तरह से, और बाकी लैम्डा को अलग करेंगे तो लैम्डा की पावर समेसन एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से एक्स आई फैक्टोरियल जो है इसका प्रोडक्ट है आई फ्रॉम 1 to n। इसमें लॉग लगा दीजिए, तो यू टेक लॉग, सो लॉग लेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए होता है, एमएलई। एमएलई में क्या चाहिए मुझे, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो लॉग ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लॉग ले लोगे ना, तो क्या आएगा, बस यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब जैसे आपको ना इस पर मेनली है कि मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। बस हमको क्या करना, डिफरेंशिएट करके, ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसे लिख सकते, जैसे मैं लिख रहा था ना, मुझे लग रहा है कि उस तरह न लिखने के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते, जैसे मैं लिख रहा था कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा fx1 fx2 इंटू fxn, तो fx1 होगा ई की पावर माइनस 1 लैम्डा, लैम्डा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, ये होगा ई की पावर माइनस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही ई की पावर माइनस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा की पावर x3 अपॉन x3 फैक्टोरियल, एंड सो आ जाएगा। सो ई की पावर माइनस एन लैम्डा की पावर xn अपॉन xn फैक्टोरियल, यही है। सो ठीक है, अब बताइए क्या होगा ये। तो ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब इसमें थोड़ा लैम्डा वाले को कलेक्ट कर लीजिए, वही जो मैं कर रहा था अभी। तो ई की पावर जब आप इस वाले टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या बनेगा, ये बनेगा, ई की पावर माइनस लैम्डा एन इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे ही आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ जो बचा है लैम्डा की पावर x1 है ना, इस तरह से। सो अभी के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आई लैम्डा की पावर एक्स आई जो लिख रखा है ना, ये है, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to n, ये लॉग, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब लॉग ले लीजिए, सो लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो क्या होगा, माइनस लैम्डा इंटू एन प्लस 1/2, और ये लॉग ऑफ लॉग ए इंटू लॉग बी, है ना, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, सो ये प्लस लॉग ए, तो लॉग लिया खत्म हो गया, लॉग बी, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ लॉग ले लेंगे, तो एक्स आई लॉग लैम्बडा आई, या आई लैम्बडा आई टाइम लैम्बडा, है ना, और आई फ्रॉम 1 to n ऐसा आ जाएगी, लॉग लेंगे तो a इंटू बी, तो सम हो जाता है ना, और तो प्रोडक्ट सम बन जाएगा, लॉग हो जाएगा, और लॉग इसको बाहर भेज देगा, और माइनस ऑफ ये आ जाएगा लॉग ऑफ, इसको रहने दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं इसलिए है क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, ख़त्म इसलिए हो जाएगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ लैम्बडा के रिस्पेक्ट में,
सो डिफरेंशिएट ऑफ एल विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो यहाँ लैम्बडा है तो बचेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे लैम्बडा है, सो डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ से आएगा प्लस लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे वैसे तो सम में आता रहेगा, तो सम रहने दीजिए, i फ्रॉम वन टू एन एक्स आई, एंड यहाँ पे सो i लैम्बडा, ठीक, एंड नाउ सो i लैम्बडा, लैम्बडा करें ना तो इंटू आई रहेगा यहाँ पे, देखिए लॉग का डेरिवेटिव बनवा एक्स, आई लैम्बडा का आई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आई कट जाएगा जी, देखो ये है, बाकी जीरो हो जाएगा। अब इसको आप जीरो के इक्वल पुट कीजिए, सो यू पुट इट इक्वल टू जीरो, सो डी एल अपॉन डी लैम्बडा इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए होगा क्या। सो यहाँ से अगर इसको और थोड़ा और ठीक से लिखे तो ये उधर चला जाएगा, सो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू राइट में चला गया, तो मतलब ऐसे लिख दिया, इसको यहाँ लिखता हूँ, तो आई काट दे, समेसन एक्स आई अपॉन लैम्बडा होगा, चेक कीजिए, ठीक। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ये है, सो व्हाट इज दैट लैम्बडा, सो लैम्बडा आएगी टू समेसन एक्स आई अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, दिस इज द एमएलई, है ना, दिस इज एमएलई ऑफ लैम्बडा, ये देखिए, तो ये आपका एमएलई यस सर, ये आंसर में भी है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, तो यहाँ से बस सिंपल है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। तो ये अभी 26 हो गया, अब 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो कल की जो क्लास होगी, तो ये 2021 वाला पेपर कर रहे हैं ना, 23 22 21 चल रहा है ये, यस सर। तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा 21 वाला पेपर, जैसे 3 क्वेश्चन ही बचे होंगे, 27 28 29, तो कल इसको कंप्लीट करते हैं, आज ही स्टॉप करते हैं, ठीक है, थैंक यू। सर, हाँ अपना जो ड्राइव है ना, हाँ हाँ उसमें मतलब ये इसके प्रिपरेशन मटेरियल है, हाँ उसमें तनुजीत चक्रवर्ती के नोट्स हैं, हाँ तो वो सर मतलब सही है, एक बार गो थ्रू करूँ हाँ हाँ, उनको? गो थ्रू कर सकते हैं, उससे हेल्प ही क्योंकि होगा सर ना। बेसिकली इसमें जैसे जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, है ना, इसकी पढ़ाई भी मतलब थोड़ी सी अलग है, जी जी जी, मतलब इन टर्म्स ऑफ या तो कोई बुक प्रेफर करो अच्छी सी, या नहीं वो उनका पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईएसआई से ही पढ़ाई किया, तो उन्होंने थोड़ा आईएसआई का वर्क किया है, सो वो आईएसआई से पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, तो कर सकते हैं आप, है ना, उसको गो थ्रू हो सकते हैं एक बार, एक दो बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं फ़ायदा ही होगा, जो मुश्किल लगे उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए, जो आसान है उसको एक बार में हो नहीं जाएगा। सर, उनने नोट्स में वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं हर चीज के।